नमस्कार दोस्तों, 33 वर्कर्स का एक ग्रुप रोज की तरह जमीन से 23 फुट नीचे एक माइन पर काम करने गए। दोस्तों, यह जिस माइन पर काम कर रहे थे उसकी कुल गहराई दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग संघाई टावर से भी ज़्यादा थी। इस माइन में जाने का सिर्फ एक रास्ता था और माइन से वापस आने का भी यही एक रास्ता था। माइन के बॉटम पर जहां वर्कर्स काम कर रहे थे वहां का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था और ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर थी। वर्कर्स रोज की तरह इस माइन के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कभी इन वर्कर्स ने नहीं की थी। ऐसा क्या होता है कि रोज काम करने वाले वर्कर्स इस माइन के अंदर 69 दिनों के लिए फंस जाते हैं और जब उन्हें रेस्क्यू किया जाता है तो क्या तब तक जिंदा होते हैं? तो आइए आज इस केस स्टडी में बात करते हैं इन 33 वर्कर्स की और कैसे इनका रेस्क्यू किया जाता है। On our broadcast tonight, one by one, the miners trapped for 2 months are brought to freedom in a rescue mission the whole world is watching. While on the surface, the tears and cheers and joyful reunions. दोस्तों, तारीख थी 5 अगस्त 2010 जब चिली के आटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच एक माइन पर कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का काम चल रहा था। ये माइन सैन जोस के नाम से जानी जाती थी, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही थी। माइन का बॉटम जमीन से 2300 फुट नीचे था। इस माइन तक जाने का रास्ता एक स्पाइरल ट्रैक था, जिसमें जिप्स की मदद से वर्कर्स और माइनर्स को रोजाना इसके बॉटम तक पहुंचाया जाता था। दोस्तों, यह माइन 120 साल पुरानी थी और इस माइन के अंदर काम करते करते हर साल 30 से 40 वर्कर्स अपनी कीमती जान को खो बैठते थे। 5 अगस्त 2010 वाले दिन भी इसमें 33 वर्कर्स मौजूद थे। दोस्तों, जिस जगह पर यह माइनर्स काम कर रहे थे वहाँ माइन में एक क्रैक आ जाता है और इस क्रैक की वजह से माइन के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर माइन पर आ गिरता है। दोस्तों, यह पत्थर इतनी बड़ी थी, इस पत्थर ने माइन पर आने जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। इसको हटाना किसी भी सूरत में नामुमकिन था। इस हादसे की वजह से वर्कर्स को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब वो लोग एक ऐसी पोजीशन में खड़े थे कि ज़मीन से 2300 फुट नीचे ना ही वो वापस जा सकते थे, ना ही उसके पास इतना खाने का सामान था कि वो खा सकें, और ना ही उनका ज़मीन से कांटेक्ट बाकी बचा था। दोस्तों, यह माइन ज़मीन के काफ़ी अंदर था, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं थी। यह एक ऐसा मंजर था उन 33 वर्कर्स के लिए कि मानो उन्हें किसी ने कब्र में दफन कर दिया हो। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे पूरे 69 डेज के बाद उनको माइन से ज़िंदा निकाल लिया गया। आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? अपने साथ सिर्फ एक वक्त का खाना लेकर जाने वाले पूरे 69 डेज तक ज़िंदा कैसे रहें? कैसे इतने लिमिटेड ऑक्सीजन में उन्होंने अपना गुजारा किया होगा? और जिस माइन खोदने में पूरे 120 साल लग गए थे, उसके बॉटम में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए इंजीनियरिंग टीम को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये सब आप जान सकेंगे आप इस वीडियो में। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये खतरनाक कोलैप्स दोपहर के 2 बजे हुआ। वहाँ बड़ा सा पत्थर इतनी जोर से गिरा, इसकी वजह से माइन के अंदर पूरा धूल भर गया। इससे वर्कर्स को सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होने लगी। एक खबर पूरे चिली में आग की तरह फैल गई। माइनिंग कंपनी ने फ़ौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सबके मन में यही चल रहा था, अंदर फंसे लोग जिंदा हैं या नहीं। लेकिन ये पता लगाने के लिए ज़रूरी था कि माइन के अंदर जाकर देखा जाए कि वर्कर्स किस हालत में हैं। माइनिंग कंपनी का कहना था इस कोलैप्स की वजह से माइन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी वजह से माइनिंग कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे माइन में फंसे वर्कर्स बचने की उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही थी। लेकिन वहीं एक रिटायर्ड माइनर जोस वेगा भी मौजूद था, जो उन फंसे हुए वर्कर्स में से एलेक्स नामी एक वर्कर का बाप था। अपने बेटे को किसी भी सूरत में बचाने के लिए जोस अपनी जान खतरे में डालने के लिए राजी हो गया। जब रिटायर्ड माइनर जोस
अपनी गाड़ी में बैठकर माइन के अंदर गए तब वहाँ का मंजर बिल्कुल ही अलग था। जोश का कहना था कि जगह जगह माइन के अंदर गहरे क्रैक्स पड़े हुए थे और अभी तक छोटे मोटे पत्थर गिरने का सिलसिला भी जारी था। जोश जानता था कि माइन बिल्कुल कमज़ोर है और किसी भी वक्त उसको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाते रहे। थोड़ी आगे जाकर जोश ने जो देखा वो उसके लिए यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। जब वो आगे बढ़ रहे थे तब उनका रास्ता एक मेगा स्टोन ने रोक लिया। दोस्तों, ये वही पत्थर था जिसने पूरी माइन को कोलैप्स किया था, और ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि यह डायराइड बहुत बड़ा पहाड़ था। डायराइड एक ऐसा स्टोन होता है जो ग्रेनाइट से भी 2 गुना ज़्यादा हार्ड होता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये पत्थर 7 लाख टन जितना वजनी था, यानी इस पत्थर का वजन दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के वजन से भी ज़्यादा थी। अब यह तो तय था कि किसी भी सूरत में ना ही इस पत्थर को काटा जा सकता था और ना ही इसको हटाया जा सकता था, लेकिन जोन्स ने कई साल इस माइन में काम किया था, जिसकी वजह से उनको यह मालूम था कि इस माइन में वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है जो सीधा माइन के बॉटम तक जाता है। तभी जोन्स ने सर्च पार्टी इकट्ठे की और वेंटिलेशन सॉफ्ट से माइन के अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, अभी वो लोग ये तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका था सेकंड कोलैप्स का, और यह कोलैप्स इतना जोरदार था इसने वेंटिलेशन सॉफ्ट को भी क्रश कर दिया था। दोस्तों, वेंटिलेशन सॉफ्ट क्रश होने के बाद जोश अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खो बैठे थे। जोश की टीम का माइन के अंदर जाने का अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और यह मामला इतना वायरल हो चुका था कि चिली गवर्नमेंट को इस रेस्क्यू में आगे आना पड़ा, जिसके लिए चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोल्बेन ने माइन को विजिट करने के बाद हाई स्पीड ड्रिलिंग रिंग्स मंगवाई। ये मशीन वर्कर्स को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इनके जरिए नीचे फंसे वर्कर्स को कैसे ट्रेस किया जाए, ये सवाल अभी भी सबको तंग कर रहा था। ऑपरेशन हेड रॉल डैग्नियो ने फैसला किया कि माइन के 3 हिस्सों में 6 इंच वाइड हॉल ड्रिल किए जाएंगे और कैमरा के जरिए वहां फंसे वर्कर्स का पता लगाया जाएगा। लेकिन इसमें से एक परेशानी और भी थी। ऑपरेशन हेड ने बताया कि जमीन में मौजूद ठोस पत्थर ड्रिलिंग पाइप को अपनी लोकेशन से हटा देते हैं, जिसकी वजह से हम अपना टारगेट मिस कर सकते हैं। दोस्तों, यह ऐसा ही मंजर था जैसे बास्केटबॉल गोल से 2000 फुट दूर खड़े होकर गोल का निशाना लगाना, यानी 100 बात की एक बात। इस ड्रिलिंग से वर्कर्स को ढूंढने का चांस सिर्फ और सिर्फ 1% ही था, लेकिन क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और जितना टाइम गुजारा जाएगा वर्कर्स के बचने के चांसेस बिल्कुल कम होते जाएंगे। इसी वजह से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया। दोस्तों, रेस्क्यू ऑपरेशन करते करते अब टोटल 7 दिन गुजर चुके थे और ड्रिलिंग का काम अभी तक चल रहा था। एक्सपर्ट्स को माइन के अंदर 3 जगह पर वर्कर्स के फंसे रहने का संदेह था। पहली जगह 1000 फीट नीचे थी, जहां पर किसी भी किस्म की कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दी। दूसरी जगह 1660 फीट नीचे थी, लेकिन वहां पर भी सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। माइनिंग लोकेशन पर मौजूद लोग भी काफ़ी घबरा रहे थे और धीरे धीरे वर्कर्स के बचने के चांसेज कम होते जा रहे थे। ड्रिलिंग का काम दिन रात बगैर किसी ब्रेक का चल रहा था और अब बारी थी तीसरी और लास्ट लोकेशन पर ड्रिल करने की। दोस्तों, यह जगह ज़मीन से 2300 फुट नीचे थी, जहां पर एक छोटा सा रूम मौजूद था जिसको रेफ्यूज भी कहा जाता था। इस रूम का यूज वर्कर्स किसी भी हंगामे की हालत में अंदर छिपने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, जहां पर 3 दिन का खाना मौजूद होता था। लेकिन यहाँ एक और समस्या ने जन्म लिया और वो समस्या ये था कि रिफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप को लेकर जाने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता था, यानी पहले ही 1 हफ्ता गुजर चुका था और 1 हफ्ता लगने जा रहा था। अगर वर्कर्स रिफ्यूज तक पहुँच भी गए होंगे तब भी उनके पास सिर्फ 3 दिन का ही खाना मौजूद होगा। लेकिन अब क्योंकि और कोई चारा नहीं था, इसी वजह से ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू हो गया। अब एक्सपर्ट्स को रिफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप पहुंचाने के लिए एक खास एंगल पर ड्रिलिंग पाइप को अंदर भेजना था ताकि वह 2000
300 फुट के बाद सीधा रेफ्यूज को हिट कर सके और एक्सपर्ट्स द्वारा एक खास एंगल निकाला गया और ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। 7 दिन की ड्रिलिंग के बाद पाइप 2200 फुट नीचे पहुंच तो गया, लेकिन वहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मालूम पड़ा कि पाइप का निशाना रेफ्यूज से सिर्फ 100 फीट दूर जा लगा था। दोस्तों, रेस्क्यू करते करते अब 14 दिन गुजर गए थे और वर्कर्स के जिंदा रहने के चांसेस ना के बराबर ही बचा था। अब वर्कर्स को बचाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब ऑपरेशन हेड ने रेस्क्यू मिशन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन फिर चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोलबोर्न ने अपनी कैलकुलेशन से एक आखिरी बार ड्रिल करने की रिक्वेस्ट की। आखिरी बार ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया और 3 दिन के बाद ड्रिलिंग पाइप एक बार फिर से 2300 फुट नीचे पहुंच गया। अब पाइप को निकालकर कैमरा भेजना बाकी था, लेकिन अचानक मिनिस्टर को पाइप में से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो लगा कि शायद ये पाइप पर पत्थरों की गिरने की आवाज़ होगी, लेकिन फिर इस पर स्टेथोस्कोप लगाकर चेक किया गया। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई इंसान पाइप पर हथौड़े मार रहा हो। फौरन पाइपों को बाहर निकलने का प्रोसेस शुरू हो गया। 6 घंटे के बाद जब पाइप वापस आया तो उस पर एक ऐसी चीज़ लगी थी जिसको देखकर यकीन करना नामुमकिन था। पाइप जब बाहर निकल गया तब रेस्क्यू टीम ने देखा कि पाइप पर रेड कलर का पेंट किया हुआ था और उस पर एक कागज़ का टुकड़ा चिपका हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि हम रिफ्यूज में फंसे हुए हैं और हम सारे वर्कर्स अभी तक जिंदा हैं। यह जानने के बाद वहाँ पे मौजूद लोग खुशी से रो पड़े, लेकिन जब 6 इंच के हॉल से कैमरा अंदर भेजा गया उसमें उन्होंने क्या मंजर देखा। और सिर्फ 3 दिनों के खाने के साथ ये लोग 17 दिनों तक कैसे जिंदा रहे और अगले 52 डेज तक इनको कैसे जिंदा रखा गया। और 6 इंच के हॉल से इनको रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था। आखिर इनको पूरे 69 डेज के बाद कैसे बाहर निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शानदार पार्ट में। जय हिंद।